मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन प्रैक्टिस करने का भी एक तरीका होता है। हर एक चैप्टर को पढ़ने का एक तरीका होता है। वो तरीका आपको पता है कि नहीं, आइए देखते हैं। आप में से मैक्सिमम लोग नॉर्मली मैथमेटिक्स के एक चैप्टर को स्टडी कैसे करते हैं, उसका पैटर्न मैं बता देती हूँ, जो कॉमन पैटर्न है, जो मेनली स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। बुक ओपन करते हैं या फिर अपने इंस्टीट्यूट के नोट्स ओपन करते हैं। स्पेशली जेई की प्रिपरेशन के लिए क्या करते हैं, आप उन नोट्स को देखते हैं, स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, एक तरफ से डेफिनेशंस वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद कंसेप्ट को जान लेते हैं और उसके बाद सीधे एक कॉपी उठाते हैं और डीपीपी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं या फिर क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जो उस कंसेप्ट से रिलेटेड रहता है। या फिर कई बार तो ऐसा भी करते हैं आप लोग कि सारे कंसेप्ट्स पढ़ लेते हैं, लास्ट में जाके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न से अगर पढ़ रहे हो तो एग्जाम क्लियर होने से रही, क्योंकि ये पैटर्न पूरा गलत पैटर्न है। अगर ये पैटर्न से पढ़ के आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, अपने माइंड को याद रखने के लिए आप मजबूर कर रहे हो कि आपने क्या पढ़ा था और लास्ट में आप वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये करेक्ट वे नहीं है। तो करेक्ट वे क्या है पढ़ने का, यही सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा और इसका आंसर आज के वीडियो में मिलने वाला है। आज का वीडियो आप स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर बैठ के देखें। अगर आप बिजी है तो ये वीडियो अभी ना देखें। ये वीडियो आप 10 मिनट निकाले, 15 मिनट निकाले, लेकिन अलग से बैठ के शांत दिमाग से देखें कि इस वीडियो में एग्जैक्टली मैं बोल क्या रही हूँ और कौन से स्टेप्स बोल रही हूँ। एक पेन और पेपर हाथ में रखें, वो स्टेप्स को नोट डाउन कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, बेस्ट वे टू स्टडी अ चैप्टर इन मैथमेटिक्स। तो आइए देखते हैं आपकी जेईई प्रिपरेशन में मैथ्स के चैप्टर को स्पेशली पढ़ने के लिए आप क्या मेथड यूज कर रहे हैं। आप चैप्टर को पढ़ना कैसे स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट के साथ, और उसके बाद आप क्या करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, डीपीपी प्रैक्टिस करते हैं और बस कंसेप्ट को पढ़ते हैं। सिर्फ ये 2 स्टेप्स रहती है आपके मैथ्स के प्रॉपर स्टडीज में। कभी कभी कोई कोई नोट्स भी बनाता है, ठीक है, तो उस मेन टॉपिक पे भी आएंगे, नोट्स वाले टॉपिक पे वीडियो में आगे जाके नोट्स के ऊपर भी आएंगे कि नोट्स कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो स्टडी कंसेप्ट एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी कंसेप्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। इससे क्या होता है कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस, वो एक रफ कॉपी में जा रहा है या फिर एक बंडल में जा रहा है। आप फिर उसके बाद एग्जाम जब आती है तो ये प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चन आपको कुछ दिखते हैं नहीं, क्योंकि वो इतने सारे रद्दी बन चुके हैं, वो एक साइड में हो गया। और जो स्टडी कंसेप्ट, जो कंसेप्ट पढ़ा है आपने, तो वो कंसेप्ट तो डायरेक्ट नोट्स में और बुक्स में जो आपके नोट्स दिए गए हैं इंस्टीट्यूट द्वारा, वहाँ पे रहते हैं। तो लास्ट मोमेंट में या फिर जो लास्ट डेज रहते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन में, आपके हाथ में क्या रहता है, ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। और एक चीज, ये दोनों करने के बाद भी कई लोग नोट्स नहीं बनाते, कई लोग नोट्स बनाते हैं। अब आप बोलोगे कि हमें जो इंस्टीट्यूट से नोट्स मिल रहे हैं, तो वो नोट्स काम के हैं या फिर हमें हाथ से नोट बनाए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, वो ज़्यादा काम के हैं। तो मैं पहले ही बता देती हूँ, इंस्टीट्यूट से जो नोट्स मिल रहे हैं और जो अरिहंत, सिंगेज वगैरह बुक है, उसमें जो नोट्स दिए हुए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखने वाला है। थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा। हर एक इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से नोट्स बनाते हैं, हर एक फैकल्टी अलग रहती है, वो अपने हिसाब से नोट्स बनाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर दिखेगा, लेकिन क्या मेजर डिफरेंस रहेगा, उसमें कुछ भी मेजर नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें आप कुछ तो अपने हिसाब से हाईलाइट नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, वो आपके हाथों से लिखा हुआ नोट्स नहीं है। तो आप अपने हाथों से लिखोगे तो क्या डिफरेंस रहेगा, तो वो भी आज के वीडियो में पता चलेगा। और साथ में ये जो तरीका है स्टडी एंड प्रैक्टिस वाला, ये भी सही नहीं है। तो क्या सही है वो देखना है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को कि पर्टिकुलरली हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, और क्या यहाँ पे ये दोनों करने के बाद ही हमारे चैप्टर एंड हो जाता है क्या, ये भी एक क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे आके एंड कर देते होंगे, आप डीपीपी प्रैक्टिस करते होंगे और ख़त्म कर देते होंगे कि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो चुकी है, ये चैप्टर हमारा एंड हो चुका होगा, और लास्ट में लिखते होंगे दी एंड। तो इसके बाद के जो स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं, जिसमें मॉक टेस्ट लेना, खुद का मॉक टेस्ट लेना, उसके बाद टाइमर सेट करके टाइम को कैसे मैनेज करना वगैरह, बहुत से स्टेजेस आते हैं। तो एक वीडियो में ये सब बताना पॉसिबल नहीं, हाँ, लेकिन हाउ टू स्टडी अ चैप्टर ये बता देती हूँ, ताकि आप अपनी स्टडी आज से ही चेंज कर सके, स्टडी का पैटर्न चेंज कर सके। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आपके हिसाब से हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे नोट्स, या फिर जो हमारे पास इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, या फिर जो हमारे पास बुक्स हैं उसके फर्स्ट पेज से? मैं कहूँगी नहीं, हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने छोड़ा था वहाँ से। हमने पहले कहाँ छोड़ा था, हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। जैसे ही मैं ये बोलूँगी, आप में से कई लोग ये वीडियो क्विट करना चाहेंगे।
वो इसलिए क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग पिछला जो पढ़ा हुआ है वो देखना ही नहीं चाहते। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में पढ़ना स्टार्ट करोगे तो 10th का पता होना चाहिए कि नहीं, ये आप मानते हो कि नहीं। हर कोई मानता है लेकिन वो बुक नहीं खोलना चाहता क्योंकि वो बुक तो पुरानी हो चुकी है, उसके पन्ने पुराने हो गए। तो अगर उसके पन्ने पुराने लगते हैं तो जाओ एक कोई वीडियो देख लो उस टॉपिक पे, और उस वीडियो को देख के ही आपके पूरे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई क्रैश कोर्स से रिलेटेड वीडियो या फिर कुछ जो कम टाइम में आपका पूरा एक रिवीजन करवा दे। बेटर तो ये रहता है कि आप बस जाओ एनसीईआरटी को ओपन करो, एनसीईआरटी को जाके एक राउंड देखो तो आपको पूरा रिकॉल होने लगेगा कि आपने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। अगर फिर भी रिकॉल नहीं हो रहा है तो मेजर जो कंसेप्ट्स हैं उनको जान लो। तो कंसेप्ट वाला जो पार्ट है ना वो यहाँ पे आपको पूरा एक साथ नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पुरानी बुक्स है, पुराना जो बेसिक आप क्लियर कर रहे हो, अपना जो पुराना नॉलेज क्लियर कर रहे हो, वहां पे जाओ और सारे कंसेप्ट्स को वन बाय वन देख लो, सारे फॉर्मूलाज देख लो, सारे थ्योरम्स देख लो। थ्योरम के स्टेटमेंट देखो, प्रूफ मत देखो, टाइम बचाओ अपना, ठीक है। फिर एक एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी के देखने की कोई जरूरत नहीं है। जो मेन थ्योरम्स है, जो फॉर्मूलाज है, उनको रिवाइज करो और उसके बाद यहाँ पे आओ। तब फिर आपका स्टार्ट होता है बेसिक्स। तो बेसिक्स भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक ओल्ड और एक न्यू। कोई भी चैप्टर के बेसिक्स सीधे उस चैप्टर से स्टार्ट नहीं होते हैं, उसके ओल्ड बेसिक्स रहते हैं और उसके न्यू बेसिक्स रहते हैं। चाहे कोई भी चैप्टर आप पढ़ो, उसका कुछ ना कुछ रिलेशन पुराने चैप्टर से होता है। इससे मत बचो। अगर इस स्टेप में आप यहाँ पे बचना स्टार्ट कर दिए कि आपने ओल्ड बेसिक्स को क्लियर करना रोक दिया, तो इससे क्या होगा, आप आ जाओगे सीधे न्यू टॉपिक पे। आपको यहाँ से पढ़ना तो बहुत अच्छा लगेगा लेकिन कुछ ना कुछ प्रीवियस आपका नॉलेज कम रहेगा, क्योंकि होता ही है, थोड़ा सा गैप आता है। एग्जाम कब हुई थी, बहुत पहले, और नया जो सेशन स्टार्ट हुआ उसके बीच में बहुत सारा गैप रहता है। तो आपके माइंड से बहुत से कंसेप्ट जा चुके होते हैं, उसको एक रिवाइज मारना बहुत ज़रूरी है। और मैक्सिमम लोग जो ये करते हैं उनके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होते हैं, क्योंकि वो जब यहाँ से कनेक्ट होते हैं तो उनके पीछे की जो चेन रहती है वो कनेक्टेड रहती है। यहाँ से यहाँ की जो चेन रहती है वो कनेक्टेड रहती है, चेन यहाँ से ब्रेक नहीं रहती। तो इस चेन को कनेक्टेड रखने के लिए ओल्ड कंसेप्ट को न्यू कंसेप्ट से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। कोई टीचर भी पढ़ाने आता है तो वो 10th की बुक उठाता है, 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज है वो देखता है, उसके बाद वो जेई के कंसेप्ट देखता है, फिर वो आपको पढ़ाने आता है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको आना है 3S नोट्स पे। एक कॉपी उठानी है जिसमें ऑब्लॉन्ग कॉपी आपको चूज करना है। ऑब्लॉन्ग यानी जिसमें मार्जिन नहीं होती साइड में, ऐसी कॉपी नहीं चाहिए, सिर्फ लाइन्स हो, ऐसी कॉपी विदाउट मार्जिन वाली कॉपी लेनी है और वहां पे आपको नोट्स बनाना है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मार्जिन ड्रॉ करते ही कॉपी की एक पर्टिकुलर, इतना पर्टिकुलर जो वो रहता है, विड्थ रहता है, वो कम हो जाता है, वो मार्जिन खा लेता है स्पेस आपकी, ठीक है। तो आपको ऑब्लॉन्ग कॉपी लेनी है और वहां पे आपको नोट्स बनाना स्टार्ट करना है, 3S नोट्स। ये 3S क्या है, 3S है शॉर्ट, स्वीट और स्मार्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स, अब देखो आप बोल रहे हो कि आपको नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स बनाने के लिए आप क्या करते हो, आप बुक ओपन करते हो, बुक में A to Z पूरी वर्डिंग्स उतार देते हो। चलो ये नहीं भी करते तो आप क्या करते हो, आप पूरी डेफिनेशंस, जितनी भी डेफिनेशंस है जो रिक्वायर्ड भी नहीं है, आप वो भी लिख देते हो। तो ये शॉर्ट, स्वीट और स्मार्ट, इसमें एग्जैक्टली हमें क्या क्या करना है कि ताकि हमारा 3S नोट बने, ठीक है। तो 3S नोट्स के लिए शॉर्ट में आपको सिर्फ की पॉइंट्स, जो चैप्टर के की पॉइंट्स हैं उन्हीं को लिखना है। जब आप एग्जाम में बुक वो अपनी नोट्स ओपन करोगे तो वहां पे सिर्फ की पॉइंट्स दिखने चाहिए, ना कि पूरी की पूरी बुक दिखनी चाहिए, ठीक है। एक चैप्टर के लिए एक कॉपी नहीं बनानी है, एक कॉपी में कम से कम 3 से 4 चैप्टर तो आए, ठीक है। तो की पॉइंट्स हमारे होने चाहिए शॉर्ट में, ठीक है। जितना भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, की पॉइंट्स, तो हाईलाइटेड नोट्स होने चाहिए। आपके जो हेडिंग्स है वो कैपिटल में होना चाहिए। उसके बाद जो आप फॉर्मूलाज वगैरह लिख रहे हो उसमें से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उनको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। जो पार्ट आपको एग्जाम में रिवाइज करना है, जो शॉर्ट ट्रिक्स आपको रिवाइज करनी है एग्जाम में, उनको अलग कलर के पेन से लिखो, उसको बॉक्स में डालो। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें गर्ल्स तो माहिर रहती हैं, बॉयज़ को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे में कुछ बॉयज़ के नोट्स भी देखे हैं, वो गर्ल्स से भी बेटर रहते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाईलाइटेड चाहिए पूरे नोट्स। और राइटिंग पढ़ने लायक हो तो बस उतना बहुत है, तो इसलिए इसको मैंने बोला है स्वीट, ठीक है। अब स्मार्ट वाले पार्ट पे आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
आपके नोट्स स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट कैसे होने चाहिए? आप जो कंसेप्ट्स पढ़ रहे हो वो कंसेप्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है? तो उन कनेक्टेड कंसेप्ट्स का आपको बनाना पड़ेगा फ्लो चार्ट, या फिर इसे माइंड मैप्स भी बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये आपके एग्जाम में, आपके माइंड में भी ये फ्लो चार्ट बना हुआ रहेगा। आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको याद आएगा कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, इस कंसेप्ट को इधर से जोड़ा था और इससे ये फॉर्मूला निकलता है। तो ये माइंड में आपके पूरे मैप बन जाएगा उस चैप्टर का, और आप ये चीज़ तो कभी भूलोगे नहीं। तो ये चीज़ आपको मैं एक अलग से वीडियो लेके पूरा फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है वो बता दूंगी। सब्सक्राइब करके रख लो इस चैनल को, ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस आए इन सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे तो इसमें आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है? तो स्मार्ट नोट्स में क्या होना चाहिए? फ्लो चार्ट होना चाहिए, माइंड मैप्स होना चाहिए और एब्रीवेशंस होने चाहिए। कभी कभी आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में ही एग्जांपल लेती हूँ। आपको जो फॉर्मूला है PHP/HHB, तो पंडित भोले प्रसाद हर हर बोल, तो उस हिसाब से आपको एब्रीवेशंस बना के रखने हैं और कुछ डिफरेंट आपको मतलब ऐसी चीज़ें बना के रखनी है जिससे आपको वो चीज़ें याद रहे। आपको कोई गाना लिख के रखना है, उस गाने के फॉर्म में आपके कुछ फॉर्मूलेज रहेंगे, नोट्स रहेंगे। खाली इस सब्जेक्ट में नहीं, ये चीज़ तो सब में अप्लाई होती है, क्योंकि केमिस्ट्री वगैरह में भी याद बहुत रखना रहता है। तो ये फ्लो चार्ट, एब्रीवेशंस, चाहे आप कोई भी एक इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा लो, आपको ये जो तीनों चीज़ें हैं ये नहीं मिलने वाली। हाईलाइटेड नोट्स नहीं मिलने वाले। कोई चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, शायद उनके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं होगी, तो वो पॉइंट हाईलाइटेड नहीं होगा, पर आपको करना होगा। तो ये सब चीज़ें खुद से ही बनती है और खुद बनाना भी चाहिए, ताकि एग्जाम में ये ओपन करोगे और आपका पूरा चैप्टर 10-15 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप एफिशिएंसी देखो इंक्रीज हो रही है, टाइम डिक्रीज हो रहा है, यानी कम से कम टाइम में एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर एक इंसान पूरी बुक ओपन करता है एग्जाम के टाइम पे, तो वो पूरा बुक कंप्लीट कर ही नहीं सकता, और जो एक एक चीज़ अगर पढ़ने बैठेगा तो उसको उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए शायद आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, और आप वो चीज़ 15 से 20 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। इन सब से आपको एक पूरे माइंड में मैप बन जाएगा कि आप कैसे पढ़े थे, कहाँ से पढ़े थे। और जो हाईलाइट पॉइंट्स रहते हैं ना, हाईलाइटेड या फिर डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं, तो एक चीज़ तो साइकोलॉजिकली ये चीज़ मुझे पता है, मैंने खुद ने भी नोटिस की है कि हम जब कलर चेंज करते हैं पेन के, तो वो चीज़ भी हमें याद रहती है, एग्जाम टाइम में क्लिक होती है, पूरी एक इमेज आती है माइंड में, आंख बंद करते ही इमेज आती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट्स इंपॉर्टेंट है। हैंड रिटन नोट्स कंपलसरी हैं, जेई वालों के लिए ही नहीं, सारे एंट्रेंस एग्जाम्स जो दे रहे हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उन सब के लिए एक हाईलाइटेड नोट्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स रहने चाहिए जो खुद के हाथों से लिखे हुए हो, ठीक है? अब ये जो 2 पॉइंट्स हो गए हमारे, अब इसके बाद चलते हैं थर्ड स्टेज की तरफ, जहाँ पे हम स्टडी कैसे करें कंसेप्ट को। कंसेप्ट को स्टडी करने का तरीका ही मेन होता है। अब हम देख लेते हैं कि जो कंसेप्ट वाले पार्ट में हम कंसेप्ट्स जो पढ़ते हैं वो कैसे पढ़े, कंसेप्ट्स को पढ़ने का क्या तरीका है, हाउ टू स्टडी कंसेप्ट्स। तो जैसे कि हमने मान लो एक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, बेसिक्स क्लियर किए अपने पुराने वाले और फिर उसके बाद नए वाले, उसके बाद हम नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, और नोट्स बनाएंगे तो सबसे पहले कंसेप्ट्स पढ़ेंगे ना। तो कंसेप्ट्स पढ़ेंगे तो वो कैसे पढ़ेंगे, और कंसेप्ट्स के बाद हमें क्या सारे कंसेप्ट्स पढ़ लेने चाहिए एक साथ? क्योंकि देखो हर एक चैप्टर में 7 to 8 पार्ट्स में वो ब्रेक रहता है वो चैप्टर, और हर एक चैप्टर के साथ कनेक्टेड सॉल्व प्रॉब्लम्स भी रहते हैं। तो क्या हमें सारे कंसेप्ट साथ में पढ़ लेने चाहिए और उसके बाद सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स देखने चाहिए, या फिर हमें 1 by 1 कंसेप्ट पढ़ना चाहिए? तो 1 by 1 कंसेप्ट पढ़ने वाला जो तरीका है वो बेस्ट है। लेकिन क्या कंसेप्ट पढ़ने के बाद हमें लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है? तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पे हम क्या करेंगे। सबसे पहले स्टडी करो कंसेप्ट को, ठीक है? कैसे स्टडी करोगे? पूरा डेफिनेशन से लेके, उसके बाद फॉर्मूला से लेके, उसके बाद उसमें क्या बताया गया है, क्या नई चीज़ बताई गई है, वो सब आप स्टडी करोगे, ठीक है? सारे फॉर्मूलाज देखोगे, उसमें अगर कोई तरीका बताया गया है कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई ट्रिक दी गई है, ट्रिक वगैरह सब इंक्लूड हो जाता है इस कंसेप्ट में, ठीक है? तो ये सब चीज़ें अब कहाँ पे आएगी? ये सब चीज़ें पैरेलल नोट्स में जाती रहेगी।
जिसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप नोट्स में लिखोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ठीक है, और हाईलाइटेड बनाओगे। ऐसे ट्रिक्स को बॉक्स में लिख के, रेड कलर का बॉक्स, येलो कलर का बॉक्स, ऐसे बॉक्स बनाओ, ठीक है। फिर उसके बाद वो स्टिकर्स वगैरह स्टिक कर दो। अगर कहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो अगर एग्जाम टाइम पे आपको वो पढ़ना ही है 100%, तो वहाँ पे स्टिकर लगा दो ताकि आपको वो चीज़ फटाक से ओपन करो और वो बस आपके सामने रहे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप करने के बाद यहाँ पे आओगे, कंसेप्ट के बाद आओगे आप सॉल्व। यहाँ पे आपको स्पेशली ध्यान रखना है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो सॉल्व क्वेश्चंस को, तो आपको ये रिटन मेथड में नहीं करना है। अब आपको लग रहा होगा कि जब हमने कंसेप्ट पढ़ा उसके बाद रिटन मेथड में अगर हमने प्रैक्टिस ही नहीं किया तो यहाँ से तो हमारा लिंक टूट गया, हम देख के कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप पेन और पेपर उठा ही नहीं सकते, थोड़ा सा उठाओ, कैलकुलेशंस वगैरह करो, लेकिन पूरा बैठ के एक क्वेश्चन को सॉल्व, जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सिर्फ आपको देख के समझने के लिए दिया गया रहता है, ना कि आप उसे देख देख के कॉपी कर करके प्रैक्टिस करो। कॉपी कर करके प्रैक्टिस करना इज नॉट द वे टू स्टडी, क्योंकि कभी भी आप एक जगह से देखते हो दूसरी जगह कॉपी करते हो तो आप बस एक मोड में चले जाते हो, जैसे आपको नेक्स्ट स्टेप है ना वो वहां पे वैसे वैसा लिखने लगते हो। समझने का एक तरीका रहता है, पहले बैठ के पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देखो, और अगर फिर बिना देखे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर वो अलग बात है, वो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन वो कॉपी वाला लिखना नहीं चलेगा। डोंट कॉपी एंड राइट, ठीक है। कॉपी कर करके सॉल्व क्वेश्चंस को मत लिखो, सॉल्व क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से पढ़ लो, फिर भले ही बिना देखे लिख के देखो, क्योंकि जो कॉपी करने की आदत लगती है ना, तो आप सॉल्व क्वेश्चंस पूरा लिखते जाते हो और उसको पास पास में कॉपी करने लगते हो। एक पर्टिकुलर स्टेप पे या मोड पे आप चले जाते हो, फिर वहां पे आप क्या करने लगते हो, पूरा नोट डाउन करने लगते हो, कॉपी करने लगते हो, और फाइनल आंसर भी आप कॉपी करके बॉक्स बना के लिख देते हो। तो वैसा नहीं करना है, पूरा पढ़ लेना है अच्छे से कि उन्होंने सॉल्व कैसे किया है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के रूल्स क्या हैं, ठीक है। तो नोट्स में आप इसके बाद क्या लिखोगे, रूल्स, ट्रिक्स तो लिखने ही है, ठीक है। इधर पे ट्रिक कौन सी लगी वो लिखना है, और प्लस जो रूल्स लगे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो भी आपको डिटेल में लिखना है, चाहे हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, खुद जो लैंग्वेज सबसे जल्दी पकड़ में आती है, चाहे वो एसएमएस वाली जो लैंग्वेज रहती है, जो रहती इंग्लिश में है पर आप बोलते हैं हिंदी में हो, तो वो वाली हिंदी इंग्लिश मिक्स आप लिख सकते हो लैंग्वेज में, लेकिन रूल्स आपको लिखना पड़ेगा। वो क्वेश्चंस के रूल्स क्या हैं, उसमें रूल्स क्या लगाए गए हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया गया है, कैसे मतलब आपको उसको एग्जाम में अपने माइंड में लाना है, वो सब भी आप लिखो, ठीक है। वहां पे हमें सॉल्व करना है एग्जाम में, तो ये ट्रिक लगानी है तो कैसे लगानी है, हमें सोचना कैसे है, और उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का भी तरीका लिखो, ठीक है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें उस क्वेश्चन को कि उसमें यही स्टेप लगानी है, यही ट्रिक लगानी है। तो ट्रिक भी लगाते हैं तो सोच समझ के लगानी पड़ती है, कई बार एक जैसे दिखने में क्वेश्चंस रहते हैं, गलत ट्रिक लगा दोगे, ठीक है। तो वो ट्रिक किस टाइप के क्वेश्चंस में लगानी है, तो ये सब चीजें आपको लिखनी है नोट्स में, ना कि वो सॉल्व क्वेश्चंस को कॉपी करके वहां पे पूरा प्रैक्टिस से लिख के हौच पौच करना है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उसमें आपके रूल्स आएंगे, आइडेंटिफाई क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी में हाउ पूछा गया हो, किसी में व्हेन, किसी में व्हाट, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड 7 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपके आते हो, तो वो आपको एक तो ये सब आपने लिख लिया तो ये आपको पता कैसे चलेगा कि वो क्वेश्चंस कितने तरह के आते हैं, एग्जाम में क्या आते हैं। क्या आप इंस्टीट्यूट के नोट्स देख के पता लगाओगे, पता लगा सकते हो, एक आइडिया तो लगता ही है, लेकिन वहां से नहीं पता लगेगा। आपको एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो खरीदनी पड़ेगी, वो बुक पे जाके आपको पता लगाना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं पर्टिकुलर उस टॉपिक के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो, एक टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उस टॉपिक के लिए आपको वो बुक खरीदनी पड़ेगी जहां पे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है। तो ये बुक रहेगी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक।
डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशंस की मिलती है, दिशा पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, उसके बाद विले पब्लिकेशन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जिनकी ये बुक्स है, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये बुक होनी चाहिए ओपन आपके सामने, ठीक है। जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक के ही क्वेश्चंस ओपन करो और चेक करो कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने जो पढ़ा है उस नॉलेज से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हैं। वहां पे वो टॉपिक आपको दिखेगा, ठीक है। मान लो सेट्स का आपको टॉपिक दिख गया, ठीक है, तो सेट्स में आप जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिखेंगे, कौन से ईयर में आए हैं वो दिखेंगे। वो क्वेश्चंस आप अच्छे से देखो कि उसे सॉल्व कैसे कर रहा है, ठीक है। सॉल्व वाली लेनी है बुक, यहाँ पे अनसॉल्व वाली नहीं, सॉल्व वाली बुक लेनी है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि वो क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया है, सॉल्व करने का तरीका आप देखो और उसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक्सट्रैक्ट करके आपके नोट्स में लिखो। जैसे कि आइडेंटिफाई करने का तरीका क्वेश्चन को, उसके बाद वो कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से वो लिखना। तो क्वेश्चन से रिलेटेड आपको मैटर लिखना है, ना कि क्वेश्चंस को कॉपी कर देना है अपने नोट्स में। तो नोट्स में कभी भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उसके लिए एक प्रैक्टिस की अलग नोटबुक बनती है, वो अलग रखो। लेकिन ये जो नोट्स का पार्ट है ये बहुत मतलब ध्यान से आपको सेट करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि है कंसेप्ट को स्टडी कैसे करना। स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखोगे कि आपके सामने एक माइंड मैप बन गया है, फ्लो चार्ट बन गया है और आपके सामने एक मैप रेडी है कि आपने जो पढ़ा उसका पूरा मैप रेडी है। एक एक कंसेप्ट आप पढ़ते जाओ, फिर दूसरे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते जाओ, सॉल्व क्वेश्चन देखते जाओ, उसमें से एक्सट्रैक्ट करते जाओ कि जो जो नोट्स के लिए ज़रूरी है, क्वेश्चंस कितने तरह के हैं, किस तरह के हैं, कैसे सॉल्व किए गए हैं, ये सब लिखो। कैसे आपने सॉल्व किया, आपने यहाँ पे कैसी ट्रिक लगाई, क्या किया। क्वेश्चंस को पूरा पूरा कॉपी मत कर दो। ऐसे नहीं कि 10 सॉल्व क्वेश्चंस आपके नोट्स में है तो वो 10 क्वेश्चन भी आपने उस नोट्स में घुसा दिए और साथ में वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी आपने यहीं पे डाल दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर एक कॉपी बनानी है, सेपरेट कॉपी बनाओ, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। एग्जाम टाइम में अगर टाइम बहुत ज़्यादा रहे तो आप देख लेना, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट है कि इसको शॉर्ट, स्वीट और स्मार्ट रखा जाए नोट्स को। अगर यहाँ पे आपने ज़्यादा मटेरियल डाला, यानी आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर करके डालने लगे, तो आपके नोट्स बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगे और एग्जाम में आपका टाइम भी वेस्ट होगा उसकी वजह से। तो टाइम नहीं वेस्ट करने देना है, अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है और टाइम को डिक्रीज करना है, इसलिए ऐसे स्मार्ट नोट्स होने ज़रूरी है। इसके बाद की स्टेज है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए और उसके बाद सेल्फ एवेल्युएशन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, इन सब के लिए एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी आ रही है, ठीक है। तो ये डिटेल्ड वीडियो जब तक नहीं आती तब तक आप क्या करोगे, तब तक आप पूरे कंसेप्ट को पढ़ो, ठीक है। हर एक कंसेप्ट को 1 बाय 1 पढ़ो। उसके साथ मैंने जैसे प्रोसीजर बताया है कि नोट्स में कैसे नोट्स बनाते जाओ। उसके बाद कंटिन्यू अंटिल 1 डे कोटा इज कंप्लीट। एक दिन का कोटा जितना कंप्लीट होता है तब तक आप पूरे वो कंटिन्यू करते रहो। जैसा जैसे आप पढ़ते हो, अपना टाइम टेबल जैसा सेट करते हो उस हिसाब से पढ़ो, लेकिन पढ़ने का तरीका ऐसे ही रखना। कंसेप्ट लेना, सॉल्व क्वेश्चंस लेना, फिर कंसेप्ट लेना, फिर सॉल्व क्वेश्चंस लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी टैली करते जाना, जो कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज बुक में आपको मिलेगी, ठीक है। तो वो सब करने के बाद अब आपकी प्रैक्टिस की बारी आती है। प्रैक्टिस में बहुत कुछ इन्वॉल्व रहता है, सिर्फ इतना ही नहीं रहता है। टाइमर सेट करके प्रैक्टिस करना, टाइम आपका प्रॉपर नहीं हो पा रहा है मैनेज, तो वो टाइम को कैसे मैनेज करना क्वेश्चंस में। उसके बाद बहुत कुछ डिटेल्स रहती हैं। एक प्रैक्टिस, सिर्फ वर्ड एक प्रैक्टिस लगता है, लेकिन वो प्रैक्टिस अगर प्रॉपर हो तो एग्जाम अच्छे से क्लियर हो सकती है। तो प्रैक्टिस खुद में ही एक अपना वीडियो बना सकता है, इसलिए मैं उसमें नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी प्रैक्टिस के ऊपर। तब तक के लिए मैं यही बता देती हूँ कि आप सॉल्व एमसीक्यूज पे ध्यान दो सबसे पहले स्टेज पे, ठीक है। सॉल्व एमसीक्यूज, अब वही बात आ जाती है कि क्या देख देख के सॉल्व करना है, नहीं। अगर आपने यहाँ पे जो सॉल्व एमसीक्यूज देखे हैं, सॉल्व क्वेश्चंस देखे हैं, अगर उधर से आपको यहाँ पे क्लिक हो रहा है तो बिना देखे करो। लेकिन अगर वो नहीं आ रहा है तब आप ओपन करो और चेक करो सॉल्व एमसीक्यूज में वो उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला सॉल्व एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस उठाओ और उसके बाद उसके आंसर्स चेक करो कि अगर नहीं हो पा रहा है आपसे तो क्यों नहीं हो पा रहा है, आपको क्या कंसेप्ट मिसिंग है, वो कंसेप्ट जाओ, फिर से कंसेप्ट में जाओ, वो कंसेप्ट चेक करो। तो ये ऐसे होता है पढ़ने का तरीका। सॉल्व एमसीक्यू में जाओगे, कुछ नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आप सॉल्यूशन देखोगे और सॉल्यूशन में अगर कोई कंसेप्ट की कमी है आप में तो वो कंसेप्ट जाके एक बार फिर से रिवाइज करके वापस आके सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। तो ये होता है सॉल्व एमसीक्यू। इसे बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। यहाँ पे एरर भी आ सकती है,
ट्रायल आप करोगे, एरर भी आ सकती है, एरर क्यों आई वो आप सॉल्यूशन में देख लोगे और वापस से जाओगे कंसेप्ट में, वहाँ से रिवाइज करोगे और वापस से इसे सॉल्व करोगे। तो ये है सॉल्व एमसीक्यूज करने का तरीका, ना कि देख देख के सॉल्यूशन को कॉपी करना। ठीक है, अब अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल डीपीपी सॉल्व करते हो या फिर आप जो नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एक सेट रहता है, क्वेश्चन बैंक रहता है, वहां से अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करो। यहाँ पे अनसॉल्व है तो ऑब्वियसली इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, तो आपको आंसर लाना होगा और तरीका तो यही रहेगा। तो बस तरीका लगाओ और सॉल्व करो। अब आप टाइमर के साथ करना है, ये करना है, तो वो सब स्टेजेस हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए रुक जाओ, तब तक के लिए नॉर्मली जैसे कर रहे हो वैसे ही करो। ठीक है, और उसके बाद मॉक टेस्ट देना है। तो जब ये दोनों स्टेप्स हो जाए तो मॉक टेस्ट भी दे के देख लेना। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसमें बहुत डिटेल्स लगती हैं, आपको जानना पड़ेगा कि प्रैक्टिस करने का एक प्रॉपर तरीका क्या है। इस पर 15 मिनट का एक वीडियो ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो उसमें आप जान लो कि प्रॉपर स्टेजेस क्या होती है प्रैक्टिस करने के लिए। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। और इसके बाद के भी जो दो स्टेप है, सेल्फ इवैल्यूएशन का जो स्टेप है, उसमें ही मॉक टेस्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इस पे एक अलग वीडियो बनेगी, इस पे अलग वीडियो बनेगी, और एक वीडियो बनेगी जो कि होगी नोटबुक पे, हाउ टू मेंटेन अ नोटबुक फॉर नोट्स ऑफ स्पेशली जेई। ठीक है, तो वो पूरा हमारा होने वाला है एक सेपरेट वीडियो, ये एक सेपरेट वीडियो और ये एक सेपरेट वीडियो। नेक्स्ट 3 वीडियोस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल है। जो भी फ्रेंड्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, एप्टीट्यूड से रिलेटेड अगर वो एग्जाम्स दे रहे हैं, या फिर जेई में है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं, एमएचटी, सीईटी, बिट, सेट, एनडीए, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उन सब के लिए ये पैटर्न काम आने वाला है, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ने का तरीका बताया मैंने जो कि कॉमन है सबके लिए। ठीक है, तो ये आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, दीदी भैया है उनको शेयर करो, या फिर आपके छोटे भाई बहन है उनको भी शेयर करो, और जो मैंने आज बताया है उसे फॉलो करो और फॉलो करके नोट्स बनाओ, सब पढ़ाई करो, और उसके बाद मुझे फीडबैक दो कि आपको कैसा लगा ये पूरा प्रोसीजर बदल के, अपने स्टडी पैटर्न को बदल के आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये जो तरीका मैंने बताया वो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करना कि आपको उसमें से क्या अच्छा लगा, या फिर आप अपने लाइफ में क्या चेंज करने वाले हो, इन नोट्स बनाने के तरीके में क्या चेंज करने वाले हो, और स्टडी पैटर्न में क्या चेंज करने वाले हो, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना। रेगुलरली कनेक्टेड रहो स्टडीज़ से रिलेटेड या फिर लाइफस्टाइल से रिलेटेड। आपके कोई भी डाउट्स हैं कि हम एग्जाम में पढ़े, ये पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके कैसे होने चाहिए, कुछ भी डाउट्स है, और अगर लाइफस्टाइल से रिलेटेड यानी हमें लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लानी चाहिए वगैरह वगैरह। स्टूडेंट लाइफस्टाइल एक डिफरेंट लाइफस्टाइल होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डिफरेंट लाइफस्टाइल होती है, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और पूछोगे तभी मैं आगे की वीडियोस बना पाऊंगी, तो आप डिफरेंट क्वेश्चंस पूछोगे, उन्हीं से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगी। तो स्टूडेंट्स अब अगले वीडियोस के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।